अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आज एक और नई मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। दीदी, जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। आरती इस बार थोड़ा और तेज आवाज लगाते हुए बोली। हाँ, आ गई बस। आरती की बड़ी बहन नेहा बाहर आते हुए कहा। क्या दीदी, आप जानते हो ना, देर हो गई तो स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। आरती थोड़ा नाराजगी से बोली। अरे हाँ, सब पता है, लेकिन तुम भी जानती है ना, मैं बड़ी हूँ, इसलिए घर में हर चीज का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। और जब मम्मी पापा नानी के घर से आ नहीं जाते, तब तक सारी जिम्मेदारियां मेरी है, समझी ना। नेहा ने लगभग समझाते हुए कहा। समझ गए। रोज तो यही बोलते हो आप, और पता नहीं मम्मी पापा कब आएंगे। 2 दिन पहले भी देरी हो गई थी और टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। और पता है कितना सब मुझ पर हंस रहे थे। आरती आहें भरती हुई बोली। अरे बस भी कर, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। वैसे मम्मी पापा कल आने वाले हैं। सच्ची? आरती खुश होते हुए बोली। हाँ, और नहीं तो क्या, नेहा बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आपका बेकार खाना नहीं खाने को मिलेगा। क्या मतलब, मैं बेकार खाना बनाती हूँ? नेहा ने आंखें गोल करते हुए कहा। पूछ रही हो या बता रही हो? आरती अपने सफेद दांत दिखाते हुए बोली। तेरी तो, रुक अभी बताती हूँ। ऐसा कहते ही नेहा आरती के पीछे भागने लगी। रुक, भाग कहाँ रही है? रुक ना, नेहा हाँफते हुए बोली। आ पकड़ मोटी, तुझसे तो भागा भी नहीं जाता। और फिर कब भागते हुए दोनों स्कूल पहुंच गए, पता ही नहीं चला। नेहा आरती से 3 साल बड़ी थी और वो औसतन ज्यादा खूबसूरत थी। परिवार में और 3 बहन और एक भाई था। वो सब अभी छोटे थे। नेहा इस साल 10वीं में थी और आरती 7वीं कक्षा में थी। कुछ दिनों पहले ही इनके नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए इनके माँ बाप उन्हें देखने गए थे। इनका जन्म गांव में ही हुआ है। पिता भी कोई खास नौकरी नहीं करते, बस थोड़ी सी खेती से ही जीवन यापन होता है। पहली संतान बेटी हुई, जबकि इंतजार तो बेटे का था। बेटे के तलाश में और 4 बेटियों का जन्म हुआ और फिर अंत में भगवान ने शायद सुन ली थी, अब बेटा हुआ। ये वही लोग हैं जो देश की आबादी बढ़ाने में विशेष योगदान देते हैं। लेकिन ये इतने गए गुजरे नहीं थे। इन्होंने उनका दाखिला स्कूल में कराया ताकि उन्हें शिक्षा मिल सके। दौड़ लगाने की वजह से दोनों समय पे स्कूल पहुंच गए। गेट अभी तक बंद नहीं हुआ था। तो क्या बोल रही थी तू? नेहा ने उसको पकड़ते हुए कहा। मैं मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी, बस थोड़ा मजाक कर रही थी। और क्या? अच्छा, जिस खाने ने आज तक तुझे जिंदा रखा, तो उसी की बेइज्जती कर रही है? नेहा बोले। अरे छोड़ो ना, अब क्या। अभी आरती की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि गार्ड आया और बोला, लड़ते रहना या अंदर भी आना है, या कहो तो गेट बंद करो। तो नेहा बोली, हाँ, इसीलिए तो घर से आई हूँ। और वो भी अंदर चली गई। नेहा बेचैनी से क्लास में बार बार इधर उधर देख रही थी। शायद उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। लगता है आज नहीं आया, उसने उदासी से सोचा। क्या ढूंढ रही हो? बहुत देर से देख रही हूँ, नेहा की सहेली महिमा ने कहा, जो उसके साथ ही बैठती थी। कुछ भी तो नहीं, नेहा ने झेमते हुए कहा। अच्छा। और फिर महिमा सामने देखने लगी, जहाँ जहाँ उसके मैथ्स टीचर एक क्वेश्चन समझा रहे थे। 1 साल पहले ही उसके क्लास में एक नए लड़के का एडमिशन हुआ था। जब वह 9वीं कक्षा में थी, उसका नाम आशुतोष था। वो भी भला का खूबसूरत। उसे देखने के बाद से नेहा अपना दिल हार बैठी थी। कई बार दोनों की नजरें भी एक दूसरे से टकराई थी, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर बात नहीं की थी। उसे यकीन था कि वो उसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पसंद करता है, जो ही सच था। पर आज वो शायद स्कूल किसी वजह से नहीं आया था, इसलिए वो उदास थी और किसी से उसके बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। क्या पूछती, किस हक से पूछती? ये वो समय है जब चिंगारियां कब आग के लपटों का रूप ले लेती है, पता ही नहीं चलता। अगली सुबह
गांव की सुबह में ही अलग ही आनंद होता है। सूर्य की लाल किरणें मंद गति से चल रही हवा जब फसलों से टकराती है तो फसलें लहरा उठती है। ये दृश्य बड़ा ही मनोहर लग रहा था। और गांव में तो सुबह जल्दी हो जाती है। यहाँ के लोग नियत समय के होते हैं। आज सुबह सुबह नेहा अपना रोमांटिक सुरीला राग छेड़ रही थी। तभी एक उड़ता हुआ चप्पल उसके सर पे टकराया जो आरती ने चलाया था। ये क्या है? सुबह सुबह कौन ऐसे गाता है? पता है ना, मेरी नींद खराब हो गई तेरी वजह से। आरती बिफरते हुए बोली। अरे चिल्लाना नहीं, गाना कहते हैं इसे, समझी ना? नेहा बोली। अच्छा, आरती आश्चर्य होते हुए बोली। इसे गाना कहते हैं तो चिल्लाना किसे कहते हैं? इतना ही सिंगर बनने का शौक है तो इंडियन आइडल जाना। बड़ी आई गाने वाले। वो नाराज होते हुए बोले। सही कह रही है, सोचना होगा इस बारे में, उसने गंभीरता दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, सोच ले। वैसे इतना रोमांटिक गाना क्यों गा रही है? अरे कोई मिल तो नहीं गया? हाँ, बोल। अरे यार कुछ भी, बस गा दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही इन सब चीजों में नहीं पड़ता। हाँ, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है? बोल। अरे नहीं, मैं ऐसी वैसी थोड़ी ना हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है? शर्म नहीं आती छोटी बच्ची पर इल्जाम लगाते हुए? उसने रोतली शकल बनाते हुए कहा। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, तू भी ना मजाक भी नहीं समझती। उसने सफाई दी और बोली। और मम्मी पापा उनका क्या, वो आने वाले थे ना आज? तभी नेहा बोली। हाँ, वो दोपहर तक आ जाएंगे। और अब दोनों स्कूल चली जाती हैं। वैसे मुझे आज तू बड़ी ही खुश नजर आ रही है, उसकी सहेली साक्षी ने कहा। हाँ, मुस्कुराएगी क्यों नहीं, आज उसका बर्थडे जो है, नीलू ने कहा। वो दोनों नेहा को ही देख रही थी जो अपने ही ख्यालों में कहीं गुम मुस्कुरा रही थी। साक्षी और नीलू क्लास की वो लड़कियां थी जिन्हें दूसरों के बारे में खबर रखना पसंद था। जासूस कहना गलत नहीं होगा। नेहा और आशुतोष का भी रिश्ता इनकी नजरों से नहीं बचा था। और यही वजह थी कि नेहा थोड़ा इनसे चिढ़ती थी। साक्षी एक खूबसूरत और अच्छे परिवार से संबंध रखने वाली लड़की थी, जबकि नीलू औसतन सकल सूरत वाले एक मध्यम परिवार की लड़की थी। नेहा की खुशी का राज इन्हें मालूम था। आज आशुतोष का जन्मदिन था, इसलिए वो खुश थी क्योंकि वह आएगा ये जानती थी। और तभी वो आ गया। नेहा की तो बाहें ही खिल गई उसे देख। हाय, क्या कमाल लग रहा है, उसने मन ही मन सोचा। उसने आज स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना था। उसकी नजरें भी एक बार नेहा से मिली। वो उसे ही देखकर मुस्कुराई जिससे वो भी मुस्कुराया। पर तुरंत ही दोनों सजिंदा भी हुए। पर तब तक देर हो चुकी थी। साक्षी और नीलू की नजरें उन पर पड़ चुकी थी और अब दोनों मुस्कुरा रही थी। हैप्पी बर्थडे आशुतोष, एक लड़की ने उसे विश किया तो सबको चॉकलेट दे रहा था। थैंक्स, बोलकर वो आगे बढ़ गया। और आगे वो थी नेहा। उसने चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। नेहा भी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। वो उसके बिल्कुल करीब था। हैप्पी बर्थडे, नेहा ने जल्दी से कहा। तो वो थैंक यू बोलकर जल्दी से आगे बढ़ गया। वो बस कुछ सेकंड हुआ था, पर बहुत कुछ खास था उन पलों में। तभी अचानक एक आवाज आती है। आपके बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे करेंगे। अब फालतू चीजों से ध्यान आपको हटाना होगा। यू शुड बी सीरियस नाउ, गॉट इट? टीचर ने समझाते हुए कहा। आशुतोष बहुत गंभीरता से सब सुन रहा था और नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो डर रही थी कि कहीं उसे वो भूल ना जाए। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। सभी अपने अपने घर जा रहे थे। नेहा भी रास्ते में थी। वो पैदल चल रही थी। आरती अपने दोस्तों से बात करते हुए कुछ आगे चल रही थी। नेहा थोड़ी उदास लग रही थी। तभी उसके सामने एक साइकिल आकर रुकी। वो आशुतोष था। वो चौंक गई। हाय नेहा, आंसू ने कहा। वो उसे आश्चर्य से देख रही थी जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा कि शुरू कैसे करूँ। तुम, मतलब ऐसे क्यों? अरे बस तुमसे बात करने का मन था तो क्लास में तो नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ करने का सोचा। कि क्या बात? मैं
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो थोड़ा शर्माते हुए बोली। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हाँ तो करो ना, रोका किसने है? नेहा ने सोचा। अच्छा ये लो। वो उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा देते हुए कहा और तुरंत ही चला गया। ये क्या है? उस पर्ची को देखकर एक बार फिर उसका चेहरा 1000 वोल्ट के बल्ब जैसे चमकने लगा। अब वो दोनों घर पहुंच गए थे। अब तो जैसे घर में रौनक लौट आई है आपके आने से, आरती ने माँ पिता को देखकर कहा। वो दोनों घर लौट आए थे। अब पूरा परिवार एक साथ था। नानी की तबीयत कैसी है? नेहा ने पूछा। पहले से बेहतर है, उसकी माँ ने जवाब दिया। और तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? उसके पिता ने पूछा। अच्छी चल रही है, उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे, नेहा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अच्छे नंबर से क्या करना, वैसे भी 3-4 सालों में शादी हो जाएगी, उसकी माँ ने बेपरवाही से कहा। नेहा को जोरदार धक्का लगा। पानी पी लो, आरती ने पानी का गिलास आगे करते हुए कहा। उसके बाद रात का खाना शांति से हुआ। रात को उसकी आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी। खाने के दौरान उसकी माँ की कही गई बातें याद आ रही थी। अच्छे नंबर से क्या करना, वैसे भी 3-4 साल में शादी हो जाएगी। और उसके पिता ने इस बात का प्रतिरोध भी नहीं किया था। लगता है पापा भी यही चाहते हैं, उसने उदासी से कहा और आंखें छलक उठी। हाँ, इन जातियों में अभी भी छोटी उम्र में शादी होती है। और उसकी आंख लग गई। आज सुबह हो चुकी थी। रात में देर से जागने की वजह से नेहा अभी तक सो रही थी। 7 बज चुके थे और ये लड़की अभी तक उठी नहीं है। उसकी माँ की आवाज है। अरे अब उठ भी जा, नेहा उठ, स्कूल नहीं जाना? स्कूल जाऊंगी, वो नींद में ही बोले। हाँ तो उठ पहले, फिर तो जाएगी ना। जब ससुराल जाएगी तो सास नहीं उठाएगी नींद से, समझी ना? और ये बात सुनते ही उसकी नींद हवा हो गई। आरती देख, टिफिन रख दिया है, ले लेना, भूलना मत। ठीक है माँ, ये कहकर उसने अपनी बहन को देखा जो अपने बाल बना रही थी। इस स्पीड से रेडी हुई तो पहुंच गए हम टाइम से स्कूल। हाँ तो जाना, मैं अकेले भी आ सकती हूँ, वो थोड़ा खिंचते हुए बोली। आरती समझ गई कि उसका मूड ठीक नहीं है। अपने बैग से कुछ किताबें निकालते वक्त नेहा ने एक चिट्ठी देखा। ये वही था जो कल आशुतोष ने दिया था। इस पर उसका नंबर था। घर आने के बाद वो इतना व्यस्त थी कि उसने इस बारे में सोचा नहीं था, पर ना जाने क्यों अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने वापस उसे संभाल कर रखा। क्लास में एंटर करते ही नेहा देखती है कि आशुतोष आज पहले से आके बैठा है। वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। नेहा अपना बैग रख रही थी जब उसके पास साक्षी और नीलू आती है। गुड मॉर्निंग नेहा, साक्षी और नीलू एक साथ कहती है। उनसे बात करना नेहा को जरा भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों उस पर और आशुतोष पर शक करती है। पता है नेहा, आशुतोष आज दुखी लग रहा है, साक्षी कहती है। तो मैं नाचूं कि उसका मूड ठीक हो जाए? नेहा भी वैसे ही बोलती है। नहीं, मैं तो बस कह रही थी, बस बता रही थी। अच्छा तो बता लिया ना, अब जाओ यहाँ से। लगता है तेरा मूड ठीक नहीं है, नीलू बोली। हाँ नहीं ठीक है, अब और खराब मत करो, वो चिढ़कर बोले। चल साक्षी, ये तो आंखों से अगार बरसा रही है। आशुतोष अभी अपने दोस्तों से बातों में ही लगा होता है। वो नेहा की बात सुनता है पर फिर भी नहीं देखता। क्यों तुम दोनों उसके पीछे पड़ी रहती हो? उसी क्लास की लड़की तन्नू बोलती है। हम कहाँ किसी के पीछे पड़े हैं, नीलू ने कहा। अच्छा क्या था वो? अभी देखा मैंने, वो कुछ भी नहीं था। बस हम तो बस उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। साक्षी ने स्पाई देने की नाकाम कोशिश की। गुड मॉर्निंग विश करने से कोई इतना भड़क जाता है? तन्नू याद है साक्षी, वो कभी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो अभी भी तुम्हारी दोस्त है, पर बस तुम्हारी जासूसी से वो खिंच जाती है, तन्नू ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ ये सच है, वो दोनों अब वो दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड्स थी, पर फिर महिमा आई और उसने साक्षी की जगह ले ली। साक्षी को भी नीलू के रूप में एक नई दोस्त मिल गई। तभी तभी नीलू उन दोनों लड़कियों को किसी बहाने से बाहर ले जाती है। उनके जाने से नेहा ने मीलों लंबी चैन की सांस ली। उसने आशुतोष को देखा जो अभी भी अपने दोस्तों से बातों में लगा हुआ था। हाँ वो कुछ नाराज भी लग रहा होता है। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जली कि वो क्यों नाराज है। कल उसने अपना नंबर दिया था ताकि वो फोन पर बात कर सके, लेकिन नेहा तो भूल चुकी थी। क्लासरूम में ज्यादा लोग नहीं थे।
ये अच्छा मौका था बात करने का। आंसू, वो तुझे ही देख रही है, आशुतोष के दोस्त रवि ने कहा। अच्छा, हाँ शायद वो तेरे से बात करना चाहती है। हम बाहर जा रहे हैं, तू बात कर ले, ये सही मौका है, कोई है भी नहीं। इतना कहकर वो चले जाते हैं। वो दोनों अकेले होते हैं। नेहा धीरे से उसके पास आती है। न जाने क्यों अचानक ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और वो आशुतोष से पूछती है, आशुतोष, क्या वो तुम्हारा ही नंबर था? नहीं, मिश्रा सर का। आशुतोष खिंचते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मेरा ही नंबर था। मतलब हद है यार, मैं तुम्हें किसी और का नंबर क्यों दूंगा? नेहा कुछ नहीं बोलती। आशुतोष भी थोड़ा संभलता है। शायद उसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। पता है, मैं घर पहुंचने के बाद से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। आशुतोष उदासी से बोलता है कि तभी नेहा अपनी स्पाई पेश करते हुए कहती है, पर वो मेरे पास पर्सनल फोन नहीं है ना, इसलिए मैं बात नहीं कर सकी। वैसे तुम कॉल पर क्या कहना चाहते थे, मुझे बताओ। कि तभी आशुतोष कहता है, इसलिए ही तो फोन करने को कहा था। मतलब हर बात ऐसे नहीं करनी चाहिए, दीवारों के भी कान होते हैं। और तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है। नेहा भागकर अपनी सीट पर चली जाती है। आशुतोष भी सामने की तरफ देखने लगता है। कमरे में कुछ स्टूडेंट्स आए होते हैं। शाम के टाइम नेहा देखती है कि मम्मी अपने पड़ोसियों से बात में लगी हुई है और उनके छोटे भाई बहन भी खेल रहे होते हैं। अच्छा मौका है, नेहा सोचती है। वो अपने माँ का फोन लेके एक दूसरे कमरे में आती है जहाँ कोई नहीं होता। आशुतोष का नंबर मिलाती है। कॉल रिंग हो रही होती है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या बात है, मुझे तो लगा तुम आज भी कॉल नहीं करोगे, लेकिन लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। आशुतोष बोला। तभी नेहा पूछती है, वैसे कुछ बात करने वाले थे ना? अरे मैं तो भूल ही गया, सच में जानना चाहती हो? आशुतोष बोलता है। कि तभी नेहा कहती है, जल्दी बोलो, इससे पहले कि माँ आ जाए। हाँ, पता है नेहा, तुम जानती हो फिर भी बता ही देता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्लास में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, पर तुम खास हो। मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सुनने के बाद नेहा जैसे आसमान में उड़ रही होती है। नेहा शर्म से लाल हो रही थी। अरे तुम भी तो कुछ बोलो। तभी नेहा कहती है, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच नहीं सकती। कि तभी फोन कट हो जाता है। आशुतोष समझ जाता है कि जरूर उसकी माँ आ गई होगी, तभी कॉल कट हुआ है। आज वो बहुत खुश था, जो इतने वक्त से कहना चाहता था आखिर कह दिया। पर वाकई वही होगा जो ये दोनों चाहते हैं, या कुछ और? कितना अच्छा लगता है ना, जब हम जो चाहें ठीक वैसा ही कुछ हो। हाँ, सबको इसमें खुशी मिलती है, नेहा को भी मिली। मगर कब तक? कल जो कुछ भी हुआ था, उससे उसे एक अलग प्रकार की ही अनुभूति महसूस हो रही थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नेहा आज भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। आज वो कहीं ज्यादा उत्सुक भी दिख रही थी। वो अपनी चौखट से बाहर निकली ही थी कि इसके कानों में एक जाना पहचाना स्वर्ग है। अब तो उसकी उम्र भी ब्याह लायक हो गई है। एक तो हमारी पहचान में लड़का है, कहो तो बात करो। ये नेहा के गांव के ही दो विद्वान थे, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में कराकर हाथ खड़े कर लिए थे। अब बाकियों के लिए लड़का ढूंढने का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। फिलहाल वो नेहा के पिता से विचार विमर्श कर रहे थे और नेहा ये सब द्वार पर खड़ी सुन रही थी। हाँ, करनी तो है, मगर उसके पिता बोल ही रहे थे जब गांव के दूसरे सज्जन व्यक्ति ने कहा, क्या मगर? अरे एक तो नहीं है ना, अभी उसके अलावा भी तुम्हारी चार बेटियां, उनका भी सोचो। तभी दूसरे व्यक्ति ने ज्ञान बघारा, देखो, यही काम कम है जो तुम उसे पढ़ा लिखा रही हो। हमारी जाति में तो लड़के भी इतना नहीं पढ़ते, ऊपर से कमाने वाला एक, अकेले कितना कुछ करोगे? नेहा ये सब सुनने के बाद अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। तभी उसके पिताजी कहते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन शिक्षा भी जरूरी है ना। शादी तो करनी है, लेकिन कम से कम स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर ले। और अभी उसके परीक्षा का भी समय है। मैं नहीं चाहता इस समय कोई उस पर दबाव हो। ये सुनने के बाद नेहा थोड़ा आश्वस्त हुई। तभी वो आदमी बोलता है, अरे दबाव वाली कौन सी बात है, हम तो बस। ठीक उसी वक्त नेहा बाहर आई, जिससे वो बोलता हुआ चुप हो गया।
नेहा जानबूझकर आई थी ताकि उसे देखने के बाद वो उसकी बातें करना बंद कर दे, और हुआ भी ऐसा। सब उसको देखते ही चुप हो गए। नेहा के जाने के बाद वो व्यक्ति दोबारा कहता है, लड़की ने सुना तो नहीं कुछ? अरे नहीं नहीं, वो तो स्कूल जाने के लिए बाहर आई है, उसके पिता ने कहा। हाँ, स्कूल तो जा रही है, बस कोई ऊंच नीच ना हो जाए। एक बार दूसरे व्यक्ति ने कहा। इस बार दूसरे व्यक्ति ने कहा, ऊंच नीच? क्या मतलब है तुम्हारा? उसके पिता थोड़ा भड़कते हुए कहते, अरे मतलब वो हरी की बेटी रंजना, जानते हो ना? ऐसे ही वो भी स्कूल जाती, जाते जाते ही गुल खिलाना शुरू कर दिया। उसको भी कई लोगों ने समझाया, समय रहते बेटी का ब्याह कर दे, लेकिन वो नहीं माना। कहा था उसे तो अफसर बनाना चाहता था, लेकिन बाप की ही पगड़ी उछाल कर भाग गई। उसने कहते वक्त बुरा सा मुंह बनाया, पर वो कहता है उसकी बेटी किसी दुर्घटना में मर गई। नेहा के पिता ने हैरान होते हुए कहा, काहे की मर गई? अरे लड़के के साथ घर छोड़कर भागी थी। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कहेंगे ना। मरी थी तो लाश क्यों नहीं मिली? इसलिए कहते हैं समय रहते तुम भी उसका ब्याह कर दो। तुम तो कौन सा हर समय उस पर नजर रखते हो? उसने फिर उसे समझाने का असफल प्रयास किया कि तभी नेहा के पिताजी कहते, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, और जब तक उसकी स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं होती मैं उसका ब्याह नहीं करूंगा। तभी वो आदमी कहता है, भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। अब भाई हमें एक रिश्ता आया तो सोचा कि तुम्हें बता दे, कहीं तुम्हें शादी करनी हो। पर चलो ठीक है, चलते हैं, उसने जाते हुए कहा। आज स्कूल में नेहा का आखिरी दिन था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अगले हफ्ते शुरू होने वाले थे। इस दौरान उसने भी पढ़ाई में खूब मन लगाया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कभी कभी आशुतोष से चोरी छिपके फोन से बात कर लिया करती थी जब घर पे कोई ना होता, और ये प्यार का परवान चढ़ने लगा, पता ही नहीं चला। एग्जाम अच्छे से हो गए। अब सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार था। एक दिन आशुतोष ने नेहा को मिलने के लिए बुलाया। एग्जाम की वजह से एक लंबे समय से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। पहले तो नेहा ने ना नुकुर किया, फिर मान गई। अब सोचा कि बहाना क्या लगाऊं, तो आशुतोष ने उसका भी हल खोज लिया। तो अपनी मम्मी को बोल दे, मुझे नीलू ने अपने घर बुलाया है आज शाम, उसके भाई का जन्मदिन है ना। तो उसकी मम्मी कहती है, कितनी देर में आ जाएगी? तो नेहा बोलती है, कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। जा एक बार अपने पापा से ही पूछ ले। पापा, मुझे आज नीलू के घर जाना है, जाऊं? उसके भाई का जन्मदिन है ना, तो उसने बुलाया है। वो डरते हुए पूछती है, क्योंकि वो जानती थी ये झूठ। तभी उसके पापा कहते हैं, ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना। वो एक खूबसूरत सा नदी किनारा था। वहां आसपास फूल भी खिले हुए थे, लेकिन शाम हो रही थी, इसलिए कुछ पक्षी अपने घर भी लौट रहे थे। वो दोनों भी उसी किनारे पर खड़े खामोशी से ढलते सूरज को देख रहे थे। तो बोलो कुछ, नेहा ने शर्माते हुए कहा। ये गलत बात है, हर बार मैं ही बोलूं, कभी तुम भी शुरुआत करो। तुम जानते हो ना, मैं झूठ बोल के आई हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। कि तभी आशुतोष कहता है, हाँ पता है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। नेहा तब भी कुछ नहीं कहती, बस शांति से उसे देख रही होती है। आशुतोष उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सच में तुम्हें अपना मान बैठा हूँ। वह भावनाओं से लबरेज होते हुए बोला, लेकिन वैसे प्यार की सही मंजिल क्या है, तुम जानती हो? नेहा ने पूछा। पहले वो थोड़ा मुस्कुराया, फिर जवाब देता है, मुझे अब तक यही एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और हमेशा साथ रहने के लिए शादी करना जरूरी है। और इस बार नेहा बुरी तरह शर्मा गई। हाँ, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और शादी भी करना चाहती हूँ। तुम्हारे सिवा किसी और के साथ मैं सोच भी नहीं सकती। चिंता मत करो, वो दिन नहीं आएगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं एक अच्छी सी जॉब करूंगा, फिर तुम्हारा हाथ मांगने खुद तुम्हारे घर आऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर वादा करो, किसी और से तुम कभी शादी नहीं करोगे, और मेरा इंतजार करोगे तब तक। हाँ बिल्कुल, वादा रहा। और इतना कहकर वो उससे लिपट जाती है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। तब नेहा कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, रात होने वाली है। ठीक है जाओ, आंसू बोलता है। नेहा उसे बाय बोल के जा रही होती है। आशुतोष उसे देख रहा था। हल्की हल्की हवा से नेहा के बाल उड़ रहे थे, और ढलते हुए सूरज की रोशनी में
एक अलग ही उससे ऊर्जा महसूस हो रहा था। अभी नेहा थोड़े आगे ही बढ़ी थी। आशुतोष उसे आवाज लगाता है, नेहा। नेहा जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो अपने फोन में उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। ये देख नेहा फिर खिलखिलाती है। फिर दोनों इस सुखद याद को अपने जहन में समेट अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। घर आते वक्त लगभग अंधेरा हो चुका था। वो अभी थोड़ा थोड़ा डर रही थी, कहीं किसी को उसके झूठ का पता ना चल जाए, फिर तो बाहर पेड़ निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। नेहा घर पहुंच चुकी थी। उसके जहन में अभी भी वो याद कौन रही थी। कितना अच्छा था सब कुछ, उससे मिलना, बात करना और फिर उसके गले लगना। आज पहली बार वो इतना करीब आए थे। ये सब सोचते सोचते वो शर्मा जाती है। उसे अभी भी आशुतोष उसके सामने खड़ा हो। नेहा अपने ख्यालों में ही गुम मुस्कुरा रही थी, पर आरती की नजरों से ये छिप नहीं रहा था कि तभी आरती कहती है, पागल हो गई है क्या? शायद पूरा दिमाग ही हिल गया है तेरा। मतलब अब अकेले कौन हंसता है? पागल यही कोई होगा। तभी नेहा कहती है, मैं हंस नहीं मुस्कुरा रही थी। तुझे इतना भी नहीं पता दोनों में क्या अंतर होता है? अच्छा लगता है अंकिता के जन्मदिन पर सबसे ज्यादा तुझे ही मिठाई खाने को मिला है। मुझे तो 3 महीने पहले उसने अपने बर्थडे पर मिठाई खिलाई थी, पर इस बार शायद मुझे इनवाइट करना भूल गई। लगता है वो सोचने का नाटक करते हुए बोली। और इस बार नेहा थोड़ा आंदोलित हुई। वो कैसे भूल गई कि नीलू का भाई अंकित आरती के ही क्लास में पढ़ता है। भला वो उसे कैसे नहीं जानती होगी। उसके नाम पर ही तो वो बहाना बना के मिलने गई थी आशुतोष से। तो क्या आरती सब जानती थी कि वो झूठ बोल रही थी? और उससे भी बड़ी बात, अगर वो वहां नहीं गई थी तो इतनी देर से कहाँ थी? उसे काटो तो खून नहीं वाला नजारा था। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। बुद्धि जैसे खून पड़ गई थी, पर कोई तो जवाब देना होगा। उसकी बात को काट नहीं सकती थी। अभी भी कोई और बहाना बना सकती थी, और इस बार कोई ठोस कारण बताना होगा। आरती बस उसे घुरे जा रही थी। शायद उसके चेहरे के भाव पड़ रही थी, जिसे देखते ही उसका जवाब समझ चुकी थी। देख, मम्मी पापा को मत बताना, वो विनती करते हुए बोली। मैं अपने दोस्त के साथ बस कहीं घूमने गई थी। मुझे लगा ये बोलूंगी तो इजाजत मिलने से रही, तो सोचा अंकित के जन्मदिन का बहाना बना दूं। आखिर वो नीलू का भाई है, और वो और नीलू को मम्मी पापा जानते ही हैं। तो अब आरती बोली, अच्छा कहाँ घूमने गई थी? उसने फिर सवाल दागा, और नेहा का मन किया कि इस बार उसका खून कर दे। वो बोली, ज्यादा दूर नहीं, बस वो हाँ, शहर में नया वाला पार्क नहीं बना, वहीं गए थे। उसने फिर सफाई पेश की। क्या पार्क? यहाँ तो बच्चे जाते हैं। तो हम कौन से 65 साल के हो गए? हम भी बच्चे हैं। अभी तो मैं एडल्ट भी नहीं हुई। हाँ ठीक है, समझ गए, रहने दे, अब मुझे पढ़ना है। वो किताब के पन्ने पलटते हुए बोली, रहने तो तुम, मगर तू किसी को नहीं बताएगी ना? बोल। अरे नहीं बताऊंगी तो, नेहा बोलती है, इसलिए तुझे मैं अपनी सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वो उसे गले लगाते हुए बोली, हाँ ठीक है, जा। वो खुद से अलग करते हुए कहती है। नेहा के जाने के बाद वो सोचती है, झूठ तो तुम बोल रही हो, लेकिन गई कहाँ थी? वो खुद से ही बड़बड़ाई। आशुतोष घर जाने के बाद से बार बार नेहा की उस तस्वीर को देखे जा रहा था, जो उसने अपने फोन में ली थी। वो बेड पर लेटा होता है, तभी उसकी बहन आकर उसका फोन छीन लेती है। क्या कर रही है? वापस करो फोन, प्लीज। वो अपनी बहन से बोलता है, लेकिन तब तक वो नेहा की फोटो देख चुकी थी। अच्छा तो ये देख रहा था तू? रुक, मम्मी को भी दिखाती हूँ। इतना कहकर वो भाग जाती है। नहीं, नहीं दी, प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। वो भी उसके पीछे भाग। नहीं, अब तो दिखाना ही पड़ेगा। उन्हें भी पता चले कि उनका प्यारा भोला भाला सा दिखने वाला बेटा क्या करे। वो शरारत से बोली। नहीं रुको दी। लेकिन वो अपनी माँ के पास पहुंच चुकी थी। उसकी माँ खाने की मेज पर थालियां रख रही थी कि तभी, माँ ये देखिए, उसने फोन आगे करते हुए कहा। ये क्या है? ये तो कोई लड़की है। रासु तो चुपचाप असहाय भाव से ये सब देख रहा था। ये आंसू की गर्लफ्रेंड है, उसने आशुतोष की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या? और उन्होंने आशुतोष की तरफ देखा, मानो कुछ पूछ रही हो। ये सच है या झूठ? वो सिर नीचे करे खड़ा था। ये क्या बोल रही है? गर्लफ्रेंड? सच में आंसू, ये तेरी है? माँ, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड होता है, उसने सुधारा। हाँ वही,
तो बोलिए सच है? उन्होंने फिर आशुतोष से पूछा। माँ ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। उसने अपनी बहन पर आरोप लगाया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप ही बताओ माँ, ये फोटो क्या करे है इनके फोन में? हाँ वो भी है। बता आशु, क्या करे है तेरे फोन में? वो गलती से आ गई, वो धीरे से बोला। देखो माँ, साफ झूठ बोलता है लग रहा है। गलती से आ गई, ऐसा थोड़ी होता है। वो कुछ नहीं बोला और उसकी माँ को अब यकीन भी हुआ और बोली, वैसे ये लड़की सुंदर है क्या? उन दोनों भाई बहनों ने चौंक कर देखा। क्या वे सही सुन रहे हैं? ये उनकी माँ की ही आवाज थी। इसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? सुंदर है तो बोल दिया, उन्होंने बेफिक्री से कहा। आशुतोष थोड़ा मुस्कुराया और अपनी बहन को देखा, मानो उसे चिढ़ा रहा हो कि अब कैसा लगा। क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? वो आंखें गोल करते हुए बोली। फर्क फर्क तो तब भी नहीं किया जब 2 साल पहले तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, और अब तो तेरी शादी भी उससे हो चुकी है। तो अपने आंसू के साथ कैसा फर्क करूं? वो सीधे आशुतोष की तरफदारी करते हुए बोली। मतलब आशुतोष को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही है, लेकिन जब मैंने आपको बताया था तो आप भड़की भी तो थी मुझ पे, उसका क्या? हाँ तो बाद में मान भी गई थी ना। बच्चों को थोड़ा रोब में रखना पड़ता है, बस इसीलिए किया। लेकिन ये गलत है। गलत तो तूने किया है। आंसू भी तो तेरे और प्रशांत के बारे में जानता था, मगर वो तो नहीं आया तेरा फोन छीन के दिखाने। आशुतोष गर्व से अपनी माँ को देख रहा था। हाँ हाँ, ले लो उसकी साइड। साइड नहीं, तुझे उसे मौका देना चाहिए था, या खुद बताने का। और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल हमें वो बता देता। मैं क्या अपने बेटे को नहीं जानती? और तेरी ननद रीचा भी तो कितना इसे पसंद करती है, पर कभी उसने उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा। बता। माफ कर दीजिए मातेश्री, उसकी बहन हाथ जोड़ते हुए कहती है। आज आप कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं। अब कुछ नहीं कहूंगी। और अब आशुतोष से बोलती है, और अब तू बता, क्या चक्कर है ये सब? चक्कर क्या है? अच्छा तो ये तेरी कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोला मैंने। साफ साफ बोल। वो सख्ती से बोली। हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ। वो जल्दी से 1 सेकंड में बोला, फिर जमीन घूरने लगा। वहां शांति पसर गई। मतलब वो शादी भी इसी से करेगा? वो फोन में देखते हुए बोली। आशुतोष इस बार किसी लड़की से भी ज्यादा शर्माया। ये देखकर उसकी माँ और बहन हंसी छूट गई। कुछ और दिन बीत गए और इन दिनों कुछ भी खास नहीं हुआ। आशुतोष के घर में सबको उसके और नेहा के रिश्ते के बारे में पता था, और ये नेहा भी अब जानती थी। और इन्हीं दिनों परीक्षा के परिणाम भी आ गए। दोनों अच्छे नंबरों से पास हुए। इस दौरान नेहा का भी जन्मदिन आ गया। आशुतोष ने नेहा से मिलने की जिद की। वो बहाना बना के फिर उसी नदी किनारे आई थी। वहां आशुतोष ने उसे एक नोज रिंग गिफ्ट की। फिर कुछ देर प्यार भरी बातें करने के बाद वो वापस घर लौट आए। उसने घर आने के बाद उस नोज रिंग को पहना। सबके पूछने पर कि ये किसने दिया है, उसने अपने दोस्त महिमा का नाम लिया और सबका शक दूर हो गया। समय जाता रहा, प्यार बढ़ता रहा। कई बार दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और कभी साथ ना छोड़ने का वादा किया। 1 साल और कब निकल गया पता ही नहीं चला। नेहा और आशुतोष अब अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी में लगे थे। उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा था कि भविष्य में वो साथ होंगे और सब अच्छा होगा। पर भविष्य किसने देखा है? उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत एक अलग मोड़ लेने वाली है। आज रात पूरा चांद खिला था, आसमान भी सितारों से भरा हुआ था, और गांव में एक अलग ही इसकी छटा बिखरी महसूस होती है। छत पर सोने के कारण ये हमेशा आंखों के सामने तैरते रहते हैं। सोच रहा हूँ इस साल नेहा की शादी कर दूं। अभी कुछ पैसे भी पास में है, बाद में फिर जमा करने ही है। नेहा के पापा अपनी पत्नी से बोले। वो दोनों छत पर थे और बाकी बच्चे नीचे कमरे में सो रहे थे। हाँ वो तो करना ही है। अभी और 4 है, पहले एक तो हो जाए। अब तो करना ही पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है खुशी से करूं या गम से? ऐसा क्यों बोलते हो? कोई ठीक ठाक सा घर दे के रिश्ता जोड़ देते हैं। बेटी खुश रहे, इससे ज्यादा माँ बाप को और क्या चाहिए? ठीक ठाक सा घर क्यों, अच्छा घर और वर ढूंढेंगे। ऐसा ना हो कि अच्छे के चक्कर में मिले ही ना। आजकल लड़के भी मिलते कहाँ हैं। हम ठहरे गरीब, अगर अच्छा घर होगा तो अच्छा दहेज भी लेंगे, उसका क्या? बात तो सही है।
उतनी ही देने की हैसियत भी होनी चाहिए। इसीलिए कहती हूँ, जो भी कम मांग करे उसी से रिश्ता कर देते हैं। सब इसी को दे देंगे तो बाकी का कैसे होगा? उन्होंने समझाते हुए कहा। एक रिश्ता सुनने में आया है, सोचता हूँ कि कल देखा। उसके पिताजी कहते हैं आज सुबह घर में बड़ी चहल पहल थी, शायद उसके पिता कहीं जाने की तैयारी में थे। नेहा सुन, आज एक काम कर, जा जाके सुंदर सी फोटो खिंचवा, उसकी माँ ने कहा। कि तभी आरती ललचाती हुई बोली, मैं भी साथ जाऊंगी, मुझे भी सुंदर सी फोटो चाहिए। नहीं तू नहीं, बस नेहा की चाहिए। तभी नेहा बोलती है, मगर माँ मेरी फोटो क्यों चाहिए? और चाहिए भी तो कुछ पहले की पड़ी हुई है, आप वो ले लीजिए। नहीं, इस समय की चाहिए, उसमें तू छोटी लगती है। पर करना क्या है वो तो बताइए। अरे तेरे पापा तेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए चाहिए। ये सुनते ही उसके अंदर खून सूख गया। क्या? लड़का? वो तो आसमान से जैसे धरती पर गिरी। ये क्या हो रहा है? वो तो किसी और को चाहती है और उसके पापा तो अभी शादी नहीं करने वाले थे ना। तो अब क्या हुआ? वो खड़े खड़े ही जड़ हो गई। उसकी तंद्रा तब टूटी जब उसकी छोटी बहन के कानों में आवाज आई, ये कितना मजा आएगा, दीदी की शादी होगी और हमें मिठाइयाँ मिलेंगी। अरे सिर्फ मिठाइयाँ क्यों, नए कपड़े भी मिलेंगे। उसकी माँ ने खुशी से कहा। मुझे तो लहंगा चाहिए दीदी की शादी में। उसकी छोटी बहन ने कहा। हाँ हाँ ले लियो, मगर पहले शादी तो तय हो, अभी लड़के पसंद ही कहाँ किया है। ये सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। माँ, दीदी को क्या हुआ? वो रोने लगी। उसकी छोटी बहन ने पूछा। अब घर छोड़ के जाएगी तो रोना तो आएगा ना, उसकी माँ ने समझाया। उन्हें यही लगा कि शायद नेहा अपने परिवार से दूर चली जाएगी, इसीलिए रो रही है। मगर एक आरती ही थी जो उसके विपरीत सोच रही थी। तू रो क्यों रही है? आरती ने पूछा। बस यूं ही, वो नम हो चुकी आंखों से बोली। सबको लगता है मैं छोटी हूँ, इसीलिए कुछ समझ नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है। तू नहीं बताएगी तो मैं भी जानती हूँ तेरे रोने की वजह। क्या जानती है तू? वो उस पर फटते हुए बोली। आरती कुछ देर सोचती रही। मैं तुझसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, मगर प्यार भी करती हूँ, और उतना ही बेहतर तुझे जानती हूँ। अगर कोई पसंद है तो मम्मी पापा को बता दे, वो पहले की अपेक्षा कर धीरे से बोली। नेहा उसका मुंह देखने लगी। तू मान या ना मान, मम्मी पापा तेरी शादी इस साल ही कर देंगे। मैंने एक दो बार उन्हें बात करते भी सुना है। इससे पहले देर हो जाए, जा जाके बोल दे। अभी तो वो लड़का देख ही रहे हैं ना, कौन सा कल ही तेरी शादी होगी। और एक बार फिर उसकी आंखें आंसुओं से चमकने लगी। वो नहीं समझ पाई ये क्यों हुआ, इसलिए उसकी शादी होने वाली है, या इसलिए कि आरती ने उसका दर्द समझ के सांत्वना दी। उसके समझ से तो आरती कुछ नहीं जानती थी, मगर उसकी कही गई बातें सच्चाई की पोल भी खोल रही थी। वो इतनी परफेक्ट होगी उसने सोचा नहीं था। हाँ, उसके बात में दम तो था ही। अभी तो सिर्फ लड़का ही देखा जा रहा है, लेकिन अगर रिश्ता तय हो गया तब तो ज्यादा मुश्किल होगी। हाँ, अभी उसके पास एक मौका है, जो आज भी अपने पिता से बात करेगी। जैसे ही लौटेंगे, शाम हो गई थी, लेकिन नेहा के लिए सब अंधेरा ही था। वो खिड़की के पास बैठकर अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी। आज उन्हें सब बताने का उसने निश्चय कर लिया था। आशुतोष से अलग होकर जीना, इस बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और तभी उसने देखा कि उसके पिता सामने से आ रहे हैं। वो चौकन्नी हो गई। उसकी माँ भी उनका इंतजार कर रही थी, मगर उनकी वजह अलग ही थी। और उसकी माँ ने जब आते देखा तो कहा, ए आरती, चल जल्दी से पानी ला, तेरे पापा आ गए। आरती पानी लाके अपने पिता को देती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद आखिर उनकी माँ पूछ ही लेती है, तो कहिए क्या हुआ, बात हुई लड़के वालों से? हाँ बात हुई तो है। तो क्या कहा उन्होंने? देखेंगे नेहा को, वो उत्सुकता पूर्वक बोली। देखो, सब अच्छा था, लड़के के बारे में अच्छी खासी नौकरी भी करता है, मगर क्या मगर उनकी मांग थोड़ी ज्यादा है, हम उतना नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा थोड़ी रियायत कर दे, लेकिन नहीं की, मतलब बात नहीं बनी। वो उदासी से बोली। नेहा दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। अब जाके थोड़ी चैन मिली, लेकिन कितनी देर के लिए? देखो, शादी करना कोई खेल नहीं है, लड़का लड़की खोजना, इन सब चीजों में समय लगता है।
मैंने एक और जगह पता किया है, 2-3 बार वहाँ भी देख लूँगा। चलो ठीक है, 2 दिन बाद वहाँ भी देख लूँगा। चलो ठीक है, भगवान करे वहाँ तय हो जाए। मैं भी यही सोचता हूँ। अब नेहा से रहा नहीं गया। उसे लगा कि अभी नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी। वो धीरे-धीरे आगे बढ़ी। उसके पैर काँप रहे थे। उसने एक नज़र आरती को देखा। वो वहीं खड़ी थी। उसने आँखों से हिम्मत बढ़ाई। मम्मी, पापा। वो बुरी तरह से काँप रही थी। दोनों ने उसे देखा। मैं वो कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, वो उर्वशी होकर बोली। हाँ, कहो। उसके पिता काफी गंभीर स्वर में बोले। इतना सुनते ही उसकी कंपकपी छूट गई। आगे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। अब बोलोगे भी क्या कहना है? उसकी माँ ने झिड़का। वो मैं मुझे ना वो वो आगे चुप रही। जो कहना है साफ कहो, उसके पिता ने कहा। "अ, मुझे अभी शादी नहीं करनी।" इतना कहकर उसने आंखें भींच ली। वो दोनों उसे घूर रहे थे। वहां खामोशी पसर गई। क्या शादी नहीं करोगी? उसकी माँ ने कहा। मतलब अभी नहीं करूंगी। और अभी शादी क्यों नहीं करनी? उसकी कोई खास वजह? इस बार उसके पिता की ठंडी आवाज। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। वो बस नजरें झुकाए खड़ी थी। बोल, कुछ पूछा है मैंने? वो उसे चढ़ते हुए बोले। वो क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। वो जल्दी से बोल गई और इस तनाव भरे माहौल में और तनाव भर गया। वो दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे सामने कोई भूत खड़ा हो और उस पर उन्हें यकीन ना हो। आरती माहौल को भांप गई। अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। उसके पिता उठे और नेहा की तरफ बढ़ गए। नेहा खड़ी थी, थर थर कांप रही थी। उसे तो जैसे लकवा मार गया हो। तुझे कोई पसंद है, यही कहा ना तूने? वो सर से भी ज्यादा ठंडे लहजे में बोला। अ, नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरती मन ही मन विनती कर रही थी कि सब ठीक हो जाए, पर ठीक कुछ नहीं लग रहा था। बोल, बोल, वो चीखते हुए बोले। नेहा के साथ साथ सभी सहम गए। तभी नेहा की माँ बोले। अ, तभी नेहा की माँ बोले, अरे आप शांत रहिए, ये तो ऐसे ही बोल रही है ना नेहा? उनसे बात संभलते हुए कहा। और नेहा को आंखों से इशारा भी किया हामी बढ़ने के लिए, पर नेहा वैसे ही शांत बनी रही। तुम चुप रहो, जानती हो ये क्या कह रही है, सब समझ रहा हूँ। अब कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी, मुझे बस सच जानना है। वो गुस्से से फुसफुसाते हुए बोले। तो तू कुछ नहीं कहेगी? हाँ, उन्होंने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। "अ, पापा, वो मैं किसी को पसंद करती हूँ। कौन है वो? क्या तू उस लड़के से कभी मिली है या बात हुई है?" उन्होंने घूरते हुए पूछा। हाँ, वो मेरी क्लास में ही पढ़ता है। उसका नाम आशुतोष है। कि तभी एक जोरदार का तमाचा उसके गाल से आकर टकराया और अगले ही पल वो फर्श पर नजर आई और सुनाई दी उसकी सिसकियां। आरती दौड़कर उसे संभालते हुए पहुंची कि तभी उसकी माँ थर थर कांपते हुए बोली। क्या कह रहे हैं आप? बेटी पर हाथ उठाएंगे? वो नादान है, अभी कुछ नहीं पता उसे। तभी गुस्से में इसके पापा कहते हैं, एकदम चुप, इसमें तुम्हारी गलती भी है। और क्या कह रही हो? नादान? नादान है वो? ये सब करने के लिए नहीं नादान। तब लड़के से मिली है। जब एक लड़के से मिली, बात की, तब नादान नहीं थी। कहाँ गई थी सब नादानी? वो जोर से चीखी। किसी की भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। वो अभी भी सिसक रही थी। तभी उसके पापा कहते हैं, सब मेरी गलती है। हाँ, सही कहा था भगत ने, इसकी शादी पहले ही कर देनी चाहिए। उसने मुझे आगाह भी किया था, पर मैं तो इसे पढ़ा रहा था, शिक्षा दिला रहा था। ये थी इसकी पढ़ाई, यही करने के लिए भेजा था स्कूल। ये एक लड़के से मिलती रही, बात भी करती रही। तुम्हें कुछ पता चला? अरे घर में से बाहर रहता हूँ, तो तुम घर पर ही रहती हो। क्या कर पाई? कुछ भी नहीं ना। ये तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती रही। नहीं, हमारी आंखों में। वो अपना सिर पकड़कर खाट पर बैठ गए। तभी नेहा बोली, पापा, मैं किसी के भी आंखों में धूल नहीं झोंक रही थी। मैं इस बारे में सही वक्त आने पर बात करना चाहती थी। वो हिचकियां लेते हुए बोली। तभी उसके पापा ने उसे आग्नेय नेत्रों से देखा, मानो आंखों से उसे भस्म कर डालेंगे। कौन सा सही वक्त? वक्त? अगर एक माता पिता अपनी बेटी की शादी कम उम्र में करे तो गलत, मगर वही संतान
कम उम्र में किसी से मिले, बात करे, एक लड़के से संबंध बनाए तो वो सही। हाँ, मैं उससे मिली, बात की थी, मगर कभी अपनी हद नहीं भूली। अगर आपको शादी करनी है तो उससे क्यों नहीं? आशुतोष का पूरा परिवार मेरे बारे में जानता है। देखो, अब उल्टा सवाल जवाब भी करे। और क्या कहा? उस लड़के का पूरा परिवार तेरे बारे में जानता है। हम क्या मर गए थे? तभी उसकी माँ कहती है, शुभ शुभ बोलिए, मरे हमारे दुश्मन। अरे माफ करिए इसे, आप जहाँ कहेंगे वहीं इसकी शादी होगी, परेशान मत होइए। ये सुनते ही नेहा सदमे में चली गई। वो आशुतोष के बिना कैसे रहेगी? वो अपने पापा के पैरों से लिपट गई। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं नहीं जी सकती उसके बिना। मैं आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, प्लीज पापा मना मत करना, उसने बिलखते हुए कहा। अब आरती अब आरती भी रोने लगी। क्या सब उसकी वजह से हो रहा है? उसने ही तो सुबह नेहा को सब सच बताने को कहा था, लेकिन यह दिन कभी ना कभी आना ही था, तो आज ही सही। दूर हट जा, अब तुझे देखने का भी मन नहीं करा। और सुन, कल से तेरा स्कूल जाना भी बंद, समझी ना? इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, झूठ नहीं बोल सकती। क्या मिला ये सब करने से भी? अपने पापा का गुस्सा तू जानती है, फिर भी इतनी हिम्मत हुई? उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तो आरती ने खिंचते हुए कहा, माँ आप तो चुप रहिए, आपको दी की हालत दिख नहीं रही है? ये अपनी हालत की जिम्मेदार खुद है, गलत तो इसने किया है। पूरी तरह सहमत हूँ तेरे पापा से, उसकी माँ बोली। मानती हूँ ये गलत है, पर दी की शादी किससे होगी ये चुनने का उसे अधिकार नहीं है। हम जैसे लोगों में अधिकार सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों को नहीं। आरती बोली, ये दुनिया की बनाई रीत है बेटा, तुम या मैं इसे नहीं बदल सकते। और तभी कमरे से बाहर उसके पिता निकले। कल सुबह लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। क्या? पर आपने तो कहा था कि आप 2 दिन बाद जाएंगे, अचानक कल कैसे आने वाले हैं? ये वही लड़का है ना जिसके बारे में आप आज बता रहे थे? हाँ वही है। मुझे लगा कि अब जल्दी करना ठीक रहेगा, जिंदगी का क्या भरोसा, कब कौन सा रंग दिखा दे। नेहा बखूबी समझ पाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उसकी तो जैसे अब चेतना ही लुप्त हो गई थी। तो क्या वो कभी आशुतोष की नहीं हो पाएगी? और जब आशुतोष को पता चलेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा? अब आगे क्या होगा? क्या नेहा की शादी कहीं और हो जाएगी और नेहा और आशुतोष एक नहीं हो पाएंगे? क्या नेहा कहीं और शादी कर लेगी या वो कुछ गलत कदम उठाएगी? जब आशुतोष को ये पता चलेगा कि नेहा कहीं और शादी करने वाली है, तो क्या वो होने देगा शादी या फिर नहीं? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। कुछ सालों बाद ही कर देंगे, वो मूर्खों की तरह बोले। उसने उसे पैनी निगाहों से देखा। वो समझ गई कि ना बोलने में ही उसकी भलाई है। तभी कमरे में दौड़ता हुआ उनका बेटा आया। मम्मी पापा, वो आ गए, बड़ी सी गाड़ी है उनकी। उसने आंखें चौड़ी करके कहा। आ गए? अच्छा चलो बाहर, मैं आता हूँ। ठीक है, वो बोलकर चला गया। तभी उसके पापा मम्मी से कहते हैं, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी ना? अगर उन्होंने नेहा को पसंद किया तो ठीक है, नहीं तो कहीं और देखेंगे। वो एक एक शब्द चुभता हुआ बोला और बाहर को लपका। नेहा लड़के वाले आ गए हैं, शिवानी खुशी से बोली। अरे क्या हुआ, तुम उदास क्यों हैं? शिवानी नेहा के चेहरे को देखकर बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो धीरे से बोली। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। तभी इसकी सहेली शिवानी कहती है, मैं समझती हूँ, शादी कोई खेल तो नहीं है और माँ पापा को छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। तू रो मत, वरना तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। उसने उसका चेहरा फिर से ठीक किया। आरती बस सिर झुकाए खड़ी थी। क्या कहती वो? उसकी बहन क्यों रो रही है? सिर्फ माँ बाप को ही नहीं वो छोड़ने जा रही थी, बल्कि किसी और को भी छोड़ रही थी। आरती, शिवानी चलो, वो नेहा को देखने के लिए बुला रहे हैं, उसकी माँ ने अंदर आते हुए कहा। नेहा के हाथ में कप का ट्रे था, उसके हाथ कांप भी रहे थे। वो धीरे धीरे आगे आई और ट्रे को मेज पर रखा। उसने जब आंखें ऊपर की तो सामने बैठे शख्स पर नजर गई। वहां 4 लोग थे। एक दंपति, एक 28-29 वर्ष की शादीशुदा लड़की और उस लड़के की उम्र 34-35 की रही होगी। मुंह चपटा सा, तौन थोड़ी सी बाहर को निकली हुई। वो दिखने में बस ठीक ठाक सा था।
मक्कारी तो उसके चेहरे पर थी। नेहा की उम्र सिर्फ 17-18 वर्ष की रही होगी। जी यही है, देख लीजिए अच्छे से, उसके पिता ने कहा। लड़की तो सुंदर है, वही मुझे तो पसंद आई, बाकी आप मेरे लड़के से पूछिए। लेकिन लड़के की माँ ने कहा, हाँ पसंद तो मुझे भी है, तुम्हें पसंद है भाई? पास बैठी लड़की ने कहा। वो नेहा को देखकर थोड़ा सोचता रहा, जैसे उस पर एहसान कर रहा हो। जी मुझे पसंद है आपकी बेटी, वो नेहा के पिता को देखते हुए बोला। और ये सुनते ही सब खुश हो गए, सिवाय आरती और खुद नेहा के। हाँ वो कैसे मना करता, आखिर उसे एक सुंदर जवान लड़की मिल रही थी। नेहा कहीं से भी करूप नहीं थी। बढ़िया, तो लगे हाथ शादी की तारीख भी तय कर देते हैं, उसके पिता जल्दबाजी में बोले। हाँ कर देंगे, लेकिन पंडित जी को बुलाना होगा इसके लिए, वही तो तारीख तय करेंगे, लड़के के पिता ने कहा। हाँ लेकिन एक बार आपकी बेटी से भी पूछ लीजिए, क्या उसे हमारा बेटा पसंद है? जी पूछना क्या, उसे ये रिश्ता मंजूर है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही बूथ बनी खड़ी रही। तो लेन देन की बातें अभी कर लेते हैं, नेहा के पिता बोले। अजी पहले शादी की तारीख आ जाए तो होगी फोन पे बात, अभी रहने देते हैं। आज शाम को ही मैं पंडित जी से मिलकर शादी की तारीख निकलवा दूंगा। अब हम चलते हैं, लड़के के पिता ने हाथ जोड़कर कहा। जाने से पहले उनकी पत्नी ने अपनी होने वाले बहू की बधाई ली। तभी नेहा के पिता बोले, मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द हो जाए, इसलिए जो भी पास की तारीख बताए पंडित जी उसी समय को तय कीजिएगा। तभी वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले गए। आज शाम को ही पंडित जी से मिलकर नेहा की शादी की तारीख तय हो गई थी। एक तारीख अगले महीने की थी और दूसरी तारीख 6 महीने बाद की थी। उन्होंने अगले महीने वाली ही तारीख तय कर दी। नेहा को जब पता चला तब उसे कोई होश हवास नहीं था। उससे किसी ने भी उसकी पसंद पूछना जरूरी नहीं समझा। उसके पिता भी ऐसे रिश्ते को मान गए जैसे वो धरती पर मौजूद आखिरी लड़का हो। इसकी उम्मीद नहीं थी उसे। उसे लड़के की उम्र खुद से कुछ अधिक लगी। आरती ने सबके जाने के बाद अपनी माँ से कहा, मगर उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि लड़के की उम्र लड़की से ज्यादा होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा हो, ये तो सही नहीं है। मामा, नेहा उस लड़के के आगे बच्ची सी लग रही थी। और शिवानी ने भी दबी जुबान से कहा, लेकिन किसी के कान पर जूं तक ना रहेंगे। कुछ और दिन बीत गए। नेहा अब स्कूल नहीं जाती, आरती जाती है। उसकी माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि वो कभी किसी लड़के से बात ना करे, नहीं तो उसकी पढ़ाई भी छूट जाएगी। इधर आशुतोष बहुत दिनों से नेहा से बात नहीं हो पाने के कारण परेशान था। उसने सोचा कि स्कूल आएगी तो बात हो पाएगी, लेकिन नेहा 4 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। ऐसा तो नहीं होता था, वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन घर बहुत आज से काम होने पर रुकती थी, लेकिन आज 4 दिन हो गए थे। फोन भी नेहा उसे दिन में एक बार कर लेती थी, पर फोन पर भी बात किए काफी दिन हो गए थे। हमेशा नेहा ही उसे अपनी माँ के फोन से कॉल करती थी जब वह किसी काम में व्यस्त हो। वो खुद फोन करके पूछ भी नहीं सकता था। ये सब सोचकर उसे काफी खिज हो रही थी। नेहा अपने कमरे में लेटी होती। आरती वहां बैठकर अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। जब से नेहा की शादी तय हुई थी, दोनों कम बात करती थी। हालांकि दोनों की वजह अलग थी। नेहा अब किसी से बात करना नहीं चाहती थी। वहीं आरती ये सोचती थी कि इसकी वजह वो खुद है। उसने ही सबका नेहा और आशुतोष के रिश्ते के बारे में कहा था। ना वो कहती ना ही नेहा की शादी होती, लेकिन ये दिन कभी ना कभी आना ही था। भले उसकी शादी अगले महीने नहीं होती, 6 महीने बाद तो जरूर होती। तभी अचानक नेहा आरती से कहती है, मेरा एक काम करोगे? उसने कमजोरी से कहा। आरती उसे देखने लगी और बोलती है, हाँ बोल, क्या करना है? तभी आरती कहती है, मुझे एक आखिरी बार आशुतोष से बात करनी है, तो क्या तू मम्मी का फोन लाके दे सकती है? पापा भी घर पर नहीं है। उसकी आवाज लचरने लगी। ये सुनते ही आरती समझ जाती है कि वो क्या बात करेगी और कहती है, ठीक है मैं करती हूँ कुछ। वो बोलकर बाहर निकली। आरती ने देखा कि उसकी माँ पड़ोस की ही 2 औरतों से बात कर रही थी। उनका फोन उनके पास ही था। तभी आरती बोलती है, माँ मुझे आपका फोन चाहिए, रिया से बात करनी है, वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना है। अच्छा ये ले। उन्होंने फोन दिया और फिर अपनी बातों में लगे।
आरती फोन लेकर नेहा के पास आई और ये ले, वो फोन नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तू बात कर, मैं मम्मी पर नजर रखती हूँ। वो बोलकर दरवाजे के पास गई। सच तो ये था कि वो उसकी बात सुनना नहीं चाहती थी। नेहा ने आशुतोष का नंबर मिलाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से विनती की कि उसे थोड़ी शक्ति मिले। वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। नेहा ने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की। हेलो नेहा, फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। कुछ बोलो यार, पता है मैं कितना परेशान हूँ। कितने दिन से तुमसे बात नहीं हुई, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। आशुतोष बोला और इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो सिसकने लगी। आशुतोष ने भी सुना। हेलो नेहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? "म- मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, फिर क्यों रो रही हो? घर वालों ने कुछ कहा क्या?" दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। नेहा ने सोचा कि ये वो क्या कर रही है। क्या उसने रोने के लिए फोन किया? नहीं, उसे काम की बात करनी होगी। उसे कमजोर नहीं पड़ना। उसने अपने आंसू पोंछे। नेहा प्लीज बोलो, क्या हुआ है? मुझे टेंशन हो रही है। वो परेशानी से बोला। सुनो आशुतोष, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अब मेरी बात नहीं होगी तुमसे, ये आखिरी बार है। वो कांपते स्वर में बोली। क्या? क्यों नहीं होगी? घर में सबको पता चल गया हमारे बारे में। वो परेशानी से बोला। हाँ, और मेरी शादी भी तय हो चुकी है, अगले महीने ही है। ये सुनते ही आशुतोष अपनी जगह जड़ हो गया। उसके ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। शादी? तुम्हारी? हाँ, यही बताने के लिए फोन किया है। नहीं, तुम कोई प्रैंक कर रही हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? म- मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, ये सच है। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। नेहा, ये झूठ है। झूठ नहीं है, तुम्हें मानना होगा। आशुतोष को भी महसूस हुआ कि नेहा झूठ नहीं बोल रही। वो लगातार रोई जा रही थी। तो तुम मुझे ये शादी तय होने के बाद बता रही हो? अब की आशुतोष भी रोया। क्या करती मैं? तुमने वादा किया था ना कि तुम मेरा इंतजार करोगी। तुमने वादा किया था ना कि तुम मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करोगी। तो अब क्या हुआ? तुम समझो ना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। और झूठ, शादी तय होने के बाद तुम मुझसे ये बता रही हो। अब तक तुम्हें टाइम ही नहीं मिला, सीधे शादी के दिन ही मुझे बुला लेती। वो बिखरता हुआ बोला। नहीं, समझो, मैं बताने की हालत में नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो बिलखते हुए बोली। मुझे माफ कर दो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने घर पर बात की थी हमारे बारे में, पर कोई नहीं माना। तुम धोखेबाज हो। हमारे बीच जो था, दोनों की मर्जी से था। कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? वो रोता हुआ बोला। नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने धोखा नहीं दिया। शादी करना मेरी मजबूरी है। मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है, वो कोई नहीं ले सकता। अब तो लेने जा रहा है ना कोई, और तुम खुशी खुशी दे भी रही हो। वो व्यंग्य से बोला। नेहा की ये बात अंदर तक भेद गई। वो उसकी हालत समझ रही थी। वो बहुत दुखी थी, लेकिन उसकी भी हालत उसे समझनी चाहिए। उसकी तो शादी तक होने जा रही थी। तुम्हें जितना दुख है उतना मुझे भी है, पर मेरी हालत भी समझो। मैं किसे दोस्त हूँ? सबकी नजरों में मैं ही गलत हूँ। दोस्त तो मेरा है, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। अब तो मुझे शक है कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। अब तो मुझे शक है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी कि नहीं। मेरा सच्चा प्यार नहीं, नहीं, नहीं था सच्चा। तुम चाहती तो मुझे पहले बता सकती थी, तब शायद मैं कुछ करता। पर शायद तुम्हारा इरादा नहीं था बताने का। मुझे दर्द में देखना चाहती थी ना? तो देखो, सब झूठ कहा था तुमने। सारी बातें झूठी थी। तुम्हारे वादे भी झूठे थे। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो रोती हुई बोली। अरे मैं तो भूल गया। तुमने तो मुझे बताने के लिए फोन किया था कि अब मैं तुमसे बात ना करूं। मैं बात ही क्यों कर रहा हूं, जब कुछ हो ही नहीं सकता। चाहो करो शादी, नहीं रोकूंगा। इसी में तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। वादा करता हूँ नेहा, अब तुम्हें पलट कर कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं। वो कड़े शब्दों में बोला। बट रियली लव यू।
नेहा, और ये उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद फोन कट गया। नेहा भूत बनी खड़ी रो रही थी। उसने एक बार और कॉल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो फर्श पर भर भरा कर गिर पड़ी। यह सच में उसके प्यार का यही अंत था। सारी पिछली बातें आंखों के सामने घूमने लगी। वो पहली मुलाकात, उसका मिलना, बातें करना, और वो दिन जब वो दोनों पहली बार मिले थे, जहां उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया था, जहां उन्होंने साथ रहने का वादा किया था, जहां उन्होंने शादी करने का वादा किया था, जहां उन्होंने एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कसम खाई थी। वो सब सब याद आ रहा था। कितना खूबसूरत पल था वो, मानो कल की ही बात हो जब वो मिले थे। और इतनी जल्दी किस्मत ने उन्हें अलग भी कर दिया। कैसे रहेगी उसके बिना? आरती दरवाजे के पास थी, लेकिन कमरे में क्या हो रहा था उसे पता था। सारी बातें सुनी थी उसने। वो भीगी आंखों से अपनी बहन को देख रही थी। उसे बहुत असहाय महसूस हो रहा था कि वो कुछ कर भी तो नहीं पा रही। आंसू, बेटा क्यों रो रहा है? क्या हुआ? उसकी माँ परेशानी से बोले। आशुतोष बहुत देर से अपनी माँ को गले लगा कर रो रहा था। फिलहाल घर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। बोलना, देख मेरा जी बैठा जा रहा है। माँ, नेहा की शादी होने वाली है। वो बड़ी मुश्किल से बोला। क्या? शादी कर रही है? पर वो तुझे चाहती है ना? और शादी किसी और से? हाँ, किसी और से। पर ऐसा क्यों कर रही है वो? तू चुप हो जा। देख रो मत। तुझे उससे अच्छी लड़की मिलेगी। वो तेरे लायक थी ही नहीं। पर वो पर वो तो नहीं मिलेगी ना माँ। तो वादा क्यों की शादी करने का तुमसे? मेरे बेटे को रुला रही है। देखना, शादी के बाद कभी खुश नहीं रहेगी वो। माँ गुस्से से बोली। पर वो कहाँ कुछ सुन रहा था। वो तो अपने ही गम में डूबा था। किसी प्रियतम को खोने से ज्यादा दर्द और किस चीज को खोने से होता है? दोनों की दिशाएं एक सी ही थी। उन दोनों का अपना अपना दर्द बड़ा लग रहा था, लेकिन वजह एक ही थी, अलग होने का। वक्त बदलता रहा, मौसम बदलता रहा, लेकिन दोनों की हालत नहीं बदली। आशुतोष से फिर कभी उसकी बात नहीं हुई। नेहा पहले से ज्यादा अब गुमसुम रहने लगी थी। रात में कभी कभी उसे आत्महत्या करने के ख्याल आते, तो कभी घर छोड़कर भाग जाने का मन करता। पर फिर माँ बाप का ख्याल आते ही रुक जाती। बस रोक के ही मन हल्का कर लेती। और उसकी आवाज सुन के आरती भी रोने लगती। कुछ और समय गुजरा और नेहा की शादी का दिन भी आ गया। सभी खुश नजर आ रहे थे। उसकी बहनों के लिए लहंगे खरीदे गए थे, जैसे कि उनकी माँ ने कहा था। घर में चहलकदमी हो रही थी। तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। हर तैयारी बराबरी से की जा रही थी। कहीं मेहमानों की सेवा में कोई कसर ना रह जाए। नेहा के पिता बैठकर पैसे गिन रहे थे। दहेज की मांग ज्यादा की गई थी, और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया था, क्योंकि वो बस नेहा की जल्दी से शादी कर देना चाहता था। उन्हें डर था कि कहीं नेहा कुछ गलत ना कर दे। बारात आने वाली थी। नेहा दुल्हन बनी तैयार थी। वो शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। ना जाने क्यों उसके दिल में एक अलग सा दर्द हो रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि अभी एक मौका है, वो चाहे तो भाग सकती है। मगर दिल का एक कोना रोक भी लेता। हाँ, जब 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 तक नहीं भागी तो अब क्या करेगी? तभी कमरे में उसे ले जाने दो लड़कियां आई। शादी की रस्में शुरू हो गई। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और क्रिया विधि आगे बढ़ी। कई लोगों ने दूल्हे के बारे में बात की। अरे ये तो दुल्हन का बाप लग रहा है। तो किसी ने उसकी उम्र ज्यादा बताई, किसी ने कहा जरा मोटा है। तमाम लोगों ने तमाम राय दी, लेकिन सब पीठ पीछे। पंडित जी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने दुल्हन को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने को कहा। ये सुनते ही आरती के शरीर ने जोर से झुरझुरी लगी। जैसे ही नेहा के मांग में सिंदूर भरा गया, एक आंसू नीचे लुढ़क गया। उसे लगा कि वो हमेशा के लिए कैद हो गई है। शादी अच्छे से संपन्न हुई। पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। अब नेहा को विदा करने की बारी थी। विदाई के समय वो अपने माँ बाप के गले लगी, पर मन से नहीं। उसके तो आंसू ही सूख गए थे। वो अपने छोटे बहनों और भाई से भी मिले, पर जैसे ही आरती के गले लगी, ऐसा लगा बस बंद से लाभ आ गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। ना आरती उसे छोड़ना चाहती थी और ना ही नेहा।
उसे आरती के गले लगकर उसे एक अजीब सी शांति मिल रही थी। जब उसके साथ कोई नहीं था, तब सिर्फ आरती ने उसका साथ दिया। एक वही थी जो उसका दर्द को समझ सकती थी। दोनों काफी देर तक रोती रही। फिर कुछ औरतें आगे बढ़ी और उन्हें अलग करके नेहा को कार के अंदर बिठाया गया। आरती उनके पास जाके बोली, अपना ख्याल रखना, समझी? और कभी हार मत मानना। ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। नेहा ने सहमति से सिर हिलाया और तुम भी। कार चल पड़ी। कुछ दूर आगे निकल जाने के बाद नेहा पीछा मुड़ के आरती को देख रही थी। उसके लिए सब वही थी। अब उसे अपने जीवन में कोई मोह माया नहीं रह गया था। वो तो जैसे दुनिया से ही विरक्त हो गई थी और वो चली गई एक नई दुनिया में। ये बहुत ही सुहाना सा मौसम था। हल्की हल्की हवाओं से पीले सरसों के फूल लहरा रहे थे। नेहा खिड़की के पास खड़ी बाहर सुनी आंखों से देख रही थी। उसी वक्त उसका पति अंदर आया। उसने नेहा को गुस्से से देखा। तुझे कल ही मैंने मना किया था ना कि तू खुद उस दूध वाले से दूध नहीं लेगी। क्यों तूने मेरी बात नहीं सुनी? वो नेहा पर बिगड़ता हुआ बोला। जी मैं इसलिए गई क्योंकि वो बहुत देर से आवाज लगा रहे थे और माँ को बोल देती। वो फिर चीखा। माँ जी नहीं थी, मंदिर गई हुई थी उस वक्त, और मैं बाहर गई थी। दूध वाले भैया दरवाजे पर खुद आ गए थे, वहीं से तो लिया। वो थोड़ा डर कर बोले। ओ मतलब वो पराया मर्द अब मेरे घर तक आने लगा, पहले तो नहीं आता था। जब से तू आई है तभी से आ रहा है, उसने शंका व्यक्त की। ये बात नेहा को अंदर तक भेद गई। 4 दिन में तेरे लक्षण दिखने लगे हैं, मुझे नहीं पसंद। हमारे घर की औरत बाहर कदम रखे और तूने तो दोस्ती ही कर ली। देखा था मैंने बाहर से जब तू उससे बातें कर रही थी। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। उन्होंने बस इतना पूछा कि घर पर कोई नहीं है क्या, और आप उनका कोई और ही मतलब निकाल रहे हैं। जब बाहर खड़े देख रहे थे कि मैं बात कर रही हूँ तो पहले ही क्यों नहीं आ गए? तब होता नहीं ये सब। शादी नहीं की बल्कि मुझे खरीद ही लिया है। नेहा तेज आवाज में बोली। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल से टकराया और वो लहरा गई। मुझसे जुबान लड़ाती है साला। खबरदार, जो इस घर के चौखट से बाहर पैर भी निकाला। समझती क्या है खुद को? हाँ खरीदा ही है तुमको। तू मेरी पत्नी है, जैसे रखूंगा रहना होगा, जिससे बोलूंगा उसी से बात करेगी। मुझसे बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। नेहा अब भी अपने गाल पर हाथ रखे सहला रही थी, पर आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आत्मा तो कब की मर चुकी थी। भला रोती किस लिए? इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि वो उस पर शक भी करने लगा और वो अपने अधिकार के लिए आवाज भी ना उठाए। लड़की है ना, उसके हक में सारी चीजें नहीं है। नेहा उसके जाने के बाद अपनी अलमीरा की तरफ बढ़ी। उसे खोलकर उसने एक छोटा सा दिया बाहर निकाला। उसे खोलते उसके उदास चेहरे पर एक खुशी थिरकने लगी। उसमें एक नोज रिंग रखी हुई थी। वो वही नोज रिंग थी जो कभी आशुतोष ने उसे बतौर तोहफा दिया था। नेहा ने उसे उसकी याद में संभाल कर रखा था। उसका चेहरा फिर उदास हो गया, ये सोचकर कि आशुतोष अब कैसा होगा। अनजाने में ही उसने उसे बहुत बड़ी तकलीफ दी थी, लेकिन उसका दर्द भी तो कम नहीं है। अगर आशुतोष को उसके नए मिलने का गम है तो नेहा कौन सी खुश है। यहाँ पर कम से कम वो आजाद तो है। यहाँ तो सांस लेना भी भारी है। बस थोड़ा दुखी है, लेकिन वक्त के साथ उसका ये घाव भी भर जाएगा। पर मेरा क्या? अब इस जीवन में बचा ही क्या है? कोई उद्देश्य नहीं। कुछ दिन हुए इस घर में आए हुए, लेकिन सबने अपने असली चेहरे दिखा दिए। किसी को उसकी परवाह नहीं। पति को सिर्फ उसके रूप लावण्य से प्रेम है। आत्मा का प्रेम क्या होता है उसे पता ही नहीं। उसे नीचे दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता कि वो एक गरीब घर की लड़की है। उसने उस उसने उस पर एहसान नहीं किया तो क्या किया। पर आशुतोष वैसा नहीं था। उसकी बातों में नेहा के लिए हमेशा सम्मान दिखता था। वो एक अच्छे खासे घर का लड़का था, लेकिन उसने इस बात का कभी गुमान नहीं किया। वो उसे सच्चे दिल से प्रेम करता था, पर ना जाने क्यों ये प्रेम कहानी पूरी ना हो सकी। नेहा को आज भी उसकी कमी बुरी तरह खलती थी, लेकिन वो अपनी इस नई जिंदगी में मजबूर थी। इस जन्म में ना सही हो, किसी और जन्म में ही सही, मगर हम मिलेंगे जरूर। उसने सोचा और उसके अंदर कुछ चुभ रहा था। उसे हर वक्त महसूस होता कि उसने कुछ अपना अनमोल खो दिया। नेहा उस डिबिया को संभाल के अंदर रख दिया ताकि कोई देख ना ले कि उसकी नजर
बाहर उड़ रहे पक्षियों पर गई। पक्षी जो आजादी से उड़ रहे थे उस विशाल अंतर आकाश में, क्या वो अब आजाद थे? शायद नहीं। समाज के नाम पर उसे इन कुरीतियों का शिकार होना पड़ा। उसे पहले ही शिक्षा दी गई थी कि ससुराल वाले जो कहे वो करे, वो ही अब तुम्हारा परिवार है। उसकी आवाज अपने घर वालों ने ही दबा दी। उसे हैरानी हुई ये सोचकर कि उसे इस गर्त में धकेलने वाले उसके अपने माता पिता ही हैं। नेहा ने अपनी आंखें बंद की। उसे वो श्याम याद आ गई जब वो आशुतोष से पहली बार कहीं मिली थी। वो श्याम काफी हसीन थी। तब कहाँ पता था कि ये छोटी सी याद उसके जीने का सहारा बन जाएगी। उसे आशुतोष का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता और बहुत रोकने के बाद भी उसका दर्द उसके आंसुओं के साथ छलक पड़ता। अपने हाथों में तस्वीर ली, वो ना जाने कब से उसे घूर रही थी। कई बार अपनी आंखों के और करीब लाकर देखती तो कभी ऐसा चेहरा बनाती जैसे वो सामने हो। उस पर यकीन नहीं, उसके चेहरे पर कई तरह के भाव थे जिन्हें समझना मुश्किल था। वो खुद नहीं जानती थी कि उसके अंदर अभी क्या चल रहा है। कभी दुख महसूस होता तो कभी पछतावा, कभी बेबसी भी। फिर हार मानकर थके हुए कदमों से अपने बिस्तर पर पसर जाती है। उसी बिस्तर पर दाएं तरफ कोई और भी होता है जिसकी हालत भी बिल्कुल वैसी होती है। वो भी सर झुकाई बैठी हुई थी और तभी बिस्तर पर लेटी लड़की की आंखों से एक बूंद टपकती है। साक्षी, यार तू रो रही है? उसने हैरानी से कहा। साक्षी ने अपनी आंखों के कोर को साफ किया और जल्दी से अपनी पलकें झपकाई और बोली, नहीं नहीं, नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? साक्षी कहकर अपना मुंह फेर लिया। नहीं, तू रो रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा। झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं नीलू, वो आंखें जल रही है ना, तो वैसे ही हो गया और क्या। नीलू ने उसे गौर से देखा और बोली, मेरी भी आंखें जली थी। इन दोनों को साथ देकर बहुत बुरा लगा, सच्ची यार। नीलू उस तस्वीर को अपने हाथ में उठाते हुए बोली जो साक्षी देख रही थी कुछ देर पहले। साक्षी उठकर बैठ गई और नीलू को देखने लगी। दोनों असमंजस्य में थी। कहने को बहुत था लेकिन शुरुआत कौन करे। फिर उस लंबी बसरी खामोशी को साक्षी ने तोड़ा। ये सब ये सब कैसे हो गया? ये सब ये सब कैसे हो गया? वो दुख से बोली। क्या बताऊं यार, मुझे खुद नहीं पता। और जब पता चला तो मेरा हाल भी तेरे जैसा था। नीलू बोली। आज नेहा की शादी को 4 महीने हो चुके थे और उसकी शादी की बात साक्षी और नीलू को कुछ दिन पहले पता चली। कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है, ये तो नहीं पता, मगर खुश नहीं होगी। आखिर वो किसी और की जो अब हो चुकी है, जो कि नहीं होना था। साक्षी और नीलू ने नेहा और आशुतोष की प्रेम कहानी को बेहद करीब से देखा और महसूस किया था। नेहा की तरह उन्हें भी भरोसा था कि उन दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन काल के कोठरी हाथों ने अलग ही चक्कर रचाया जिसमें सब घूमते रह गए और मंजिल भी नहीं मिली। दोनों को काफी धक्का सा लगा ये जानकर। साक्षी, जो कभी नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी, उसे और अधिक बुरा लगा। भले ही उसमें दूरियां आ गई थी, मगर कभी उसने उसका बुरा नहीं चाहा। साक्षी के आगे उसके स्कूल के दिनों की यादें घुमड़ गई। उसे याद है जब नेहा ने सबसे छुप कर वो किया था। 12वीं कक्षा की तो बात है, तब शायद ये आखिरी बार होगा। उसने सोचा भी नहीं होगा। अरे कहाँ जा रही है? रुक ना, अगर कोई इस तरफ से आ गया ना तो मुसीबत हो जाएगी। साक्षी डरते हुए बोले। अरे कोई नहीं आएगा, सब अभी पार्टी में बिजी है। और तू चल, अगर इतना डरोगी तो तुझ में वो स्पेशल चीज कैसे दिखाऊंगी? बहुत खास है। नीलू बेधड़क आगे बढ़ रही थी। ऐसी भी क्या चीज है जो तू मुझे बाहर नहीं दिखा सकती? हम दोनों पार्टी हॉल में नहीं है, इसलिए हम पर किसी का भी शक जा सकता है। प्लीज चल वापस, साक्षी धीरे से बोली। नहीं ला सकती मैं उसे तुझ तक, तुझे चलना होगा। और वैसे सिर्फ हम दोनों को ही नहीं, कोई और भी उस पार्टी में मिसिंग है। नीलू फुसफुसाते हुए बोली। कौन? वही तो दिखाने ले जा रही हो। अब बिना बकवास के चल। वो दोनों क्लास के गलियारे से होते हुए गुजर रही थी। गलियारे में कोई नहीं था। आज टीचर्स डे पार्टी थी, इसलिए सब पार्टी बियर में थे और आज के दिन फोन भी आउटलोड था।
नीलू और साक्षी के अलावा इस वक्त कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके कदम स्कूल के रूफ टॉप पर रुके। वो दोनों दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अरे, दरवाजा तो खो। साक्षी बोल ही रही थी कि नीलू ने उसे चुप रहने का इशारा किया। नीलू ने दरवाजे को हल्का सा बेआवाज खोला और सामने दिखे वो दोनों। साक्षी हैरान रह गई और नीलू खुशी से मुस्कुराई। सामने आशुतोष और नेहा खड़े थे। शायद वो दोनों भी अभी भी आए थे। नेहा के हाथ में एक थैली थी, शायद उसके अंदर कुछ था जो वह आशुतोष के लिए लाई थी। वो उसकी तरफ बढ़ाती है और आशुतोष वो थैला ले लेता है। आशुतोष ने देखा कि उसके अंदर गिफ्ट है जिसे अच्छे से रैप किया गया है। उसने एक पल के लिए नेहा को देखा और उसने उसे खोलने का इशारा किया। वो जब गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर एक वाइट कलर की शर्ट थी। उन्हें नहीं मालूम था कि वो इस वक्त दो लोगों की नजर में थे। तब, अरे सुन, अपने फोन के कैमरे को ऑन कर, नीलू फुसफुसाते हुए बोली। साक्षी ने कैमरा ऑन किया। मेरे लिए? आशुतोष शर्ट दिखाते हुए बोला। तो और किसके लिए है? तुम्हारे लिए ही तो लाई हूँ, बोलकर नेहा उससे पीठ फेर लेती है। अरे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम तो नाराज हो गई। पर यही क्यों? क्योंकि तुम मुझे व्हाइट कलर की शर्ट में अच्छे लगते हो, इसीलिए लिया। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नेहा बोले। अरे, क्यों नहीं आया? बहुत ज्यादा पसंद आया। इसको तो मैं पूरी जिंदगी संभाल के रखूंगा। वो शर्ट को अपने सीने से लगाकर बोला। और मुझे? नेहा बोली। तुम तो हमेशा मेरे दिल में हो, आशुतोष बोला और नेहा को गले से लगा लिया। साक्षी इस सारे वाक्य को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। तभी वो अपनी यादों से बाहर निकल आती है। तो ये वजह थी उनकी पढ़ाई छूटने की, और शायद इस वजह से आशुतोष भी 12th में अच्छे नंबर नहीं आए थे। साक्षी बोले। अब किसने सोचा था कि ये दिन भी आएगा? नीलू खोई सी बोली। चल, ये सब छोड़। याद है ना, कल कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है, हमें उनकी तैयारी करनी है। कुछ देर बाद नीलू बोली। याद है, पर काश एक बार फिर से उन दोनों को साथ देख पाते, जैसे पिछली बार देखा था उस रूम टॉप पे। नीलू को ये सुनकर दुख हुआ तो साक्षी बोली, ये किसी सुनहरे सपने की तरह है जो कभी सच नहीं होगा। अगले दिन आज का मौसम बड़ा सुहावना है। तेज हवाएं चल रही थी, सूरज भी बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। लेकिन इस गर्मी और उम्स भरी माहौल में ये मौसम राहत देने वाली थी। नीलू और साक्षी की साड़ियों के पल्लू तेज हवा से उड़ रहे थे। इस समय वो दोनों कॉलेज के कैंपस में खड़ी थी, जहां उनके अलावा और भी बहुत बच्चे थे। आज फ्रेशर पार्टी थी, जिनका आयोजन कॉलेज में काफी भव्य तरीके से किया गया था। पार्टी के साथ साथ कुछ कंपटीशन भी रखे गए थे, जो बहुत विविध श्रेणी के थे, जिनमें स्वेच्छा से कोई भी हिस्सा ले सकता है। साक्षी और नीलू ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। साक्षी नीलू से कुछ बात कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। बताओ, मैं कौन हूँ? पहचानो मुझे। तुम कौन हो? वो मैं याद नहीं आ रहा मुझे, साक्षी बोली। नीलू उस शख्स को पहचान गई क्योंकि वो उसे देख पा रही थी। इतना जल्दी भूल गई? अरे मैं, हाँ, तुम तुम तन्नू हो ना? वो चहकती हुई बोली। उसने उसके चेहरे से हाथ उठाया। थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि स्कूल के बाद तुम मुझे पहचानोगी भी नहीं। तन्नू बोली। अरे, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ तुम्हें? साक्षी बोली। इसे तुम यहाँ, मतलब उम्मीद नहीं थी तुम हमें यहाँ मिलोगे। सबसे स्कूल खत्म हुआ है, मुलाकात भी नहीं हुई, नीलू ने कहा। हाँ यार, तुम आउट ऑफ टाउन नहीं थी। किसने कहा? मैं थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए। और बता दो, मेरा भी एडमिशन यही इसी कॉलेज में हुआ है। आखिर अपने यहाँ का बेस्ट जो है, तन्नू बोली। वाह, रियली? हमें तो लगा कि सारे स्कूल फ्रेंड्स अलग हो गए और कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा लगा तुझे यहाँ देखकर, तो नीलू ने कहा। गहरे दोस्त ऐसे ही नहीं छूट जाते। क्या फर्क पड़ता है करीब है या नहीं? यादें जिंदा होनी चाहिए दिल में, जो मरते दम तक ना छूटे। तूने, तन्नू बाहरी समझदारी से बोली, ज्ञान बांटने की तेरी आदत अभी तक नहीं गई ना? साक्षी ने कहा। फिर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितना अच्छा होता ना अगर सारे दोस्त एक बार फिर से मिल जाते, पर सबके सपने और रास्ते अलग हो गए। और हाँ, तुमने सुना उसके बारे में? तन्नू थोड़े विस्मय से बोली। किसके बारे में? दोनों साथ बोले। नेहा,
उसकी शादी हो गई है। सबसे बुरा तो उसके साथ हुआ, जो अपनी 12th तक की पढ़ाई भी पूरी ना कर सकी। तन्नू बेचारगी से बोली। नेहा का जिक्र होने के बाद दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अभी कल ही तो उसकी बात हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों अब नेहा की बात करने से उन्हें घुटन सी महसूस हो रही थी। साक्षी सोच में पड़ जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता। नीलू अपने रिस्ट वॉच देखते हुए बोली, अब चलो पार्टी हॉल में, सब पहुंच गए हैं और हमारा डांस परफॉर्मेंस भी तो है, लेट नहीं हो सकते, कम ऑन लेट्स गो। वो तीनों चली गई। अंदर एकदम हंसी खुशी का माहौल था। वहां के मुख्य अतिथि आकाश वहां का मोर्चा संभालते हैं और कार्यक्रम आगे बढ़ता है। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने गीत संगीत नृत्य और अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए। करालिया के माध्यम से नए और पुराने स्टूडेंट्स ने परिचय के साथ आपसी तालमेल और स्नेह का परिचय दिया। नीलो और साक्षी भी नृत्य में बढ़िया परफॉर्मेंस देती है और वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। दोनों का चेहरा एकदम से धमक उठता है। ऐसे आगे के कार्यक्रम जारी रहते हैं और तभी मंच पर आता है एक विशेष इंसान, जिसे देखकर साक्षी नीलू की आंखें चौड़ी हो गई। वो दोनों ऑडियंस के बीच में बैठी हुई थी। उन्हें तो यकीन नहीं हुआ सामने कौन खड़ा है। वो आशुतोष था। आशुतोष और यहाँ दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। किसने सोचा था कि वो भी यहाँ मिल सकता है। लुक आशुतोष, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। वो और यहाँ। तनु खुशी से हैरानी से बोले। उन दोनों ने सुना लेकिन कहा कुछ नहीं। आशुतोष मंच के बीचों बीच स्पॉटलाइट में खड़ा था। सबकी नजर उसी पर टिकी थी। शायद उसने भी पार्टिसिपेंट किया था। वो आकर सबका अभिवादन करता है और हल्की सी मुस्कान बिखेरता है। ऐसा लग रहा था मानो वो मुस्कान उसकी ना होकर किसी और की हो, जैसे उसे किसी ने उधार दिया हो। सबसे पहले आशुतोष अपना परिचय देता है। वो थोड़ा असहज भी मालूम पड़ रहा था। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ता है। आज मैं आपके सामने अपनी लिखी हुई शायरी प्रस्तुत करूंगा। शायरी लिखना मेरा शौक तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक हो गया। वो कुछ सोचता हुआ बोला, अरे ये शायरियां भी लिख देता है? साक्षी हैरानी से बोली, क्या पता नेहा के लिए पहले लिखता हो। नीलू बेधानी में बोल गई। साक्षी उसे कोहनी मारती है। उसने ध्यान नहीं दिया कि तन्नू भी पास बैठी है। आशुतोष फिर से मुस्कुराए और आगे बोलना शुरू किया। अपनी तो जिंदगी की अजीब कहानी है, बेगानी है। हंसते हैं दुनिया को हंसाने के लिए, वरना आधा ख्वाब आधा इश्क आधी सी है बंदगी। जिस चीज को चाहा वो ही दुनिया डूब जाए। इन आंखों में इतना पानी है। वो खोया हुआ सा बोला कि आधा ख्वाब आधा इश्क आधी सी है बंदगी, मेरे हो पर मेरे नहीं, कैसी है ये जिंदगी। आशुतोष ने शायरी बोलनी शुरू की और इसी के साथ वहां सन्नाटा छा गया। उसने आगे बोलना शुरू किया। कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा कर रोए, जब भी तेरी याद आई तुझे बुला के रोए। एक तेरा ही तो नाम था जिसे 1000 बार लिखा, जितना लिखे खुश हुए उससे ज्यादा मिटा के रोए। अगर वो खुद से देकर मेरी आंखों में आंसू, अगर वो खुद से देकर मेरी आंखों में आंसू, तो रब की कसम हम मुस्कुराना छोड़ देंगे, तड़पते रहेंगे उसे देखने के लिए, लेकिन उसकी तरफ नजर उठाना छोड़ देंगे। ना मेरा दिल बुरा था ना उसमें कोई बुराई थी, ना मेरा दिल बुरा था ना उसमें कोई बुराई थी, बस नसीब का खेल है, किस्मत में जुदाई थी। आखिरी लाइन बड़ी मुश्किल से बोला। उसकी आंखों में पानी भी चमक रहा था। आशुतोष चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था और माहौल में अभी भी खामोशी पसरी थी कि तभी अचानक तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। आशुतोष हल्का सा मुस्कुराता है और स्टेज से नीचे चला आया। उस मुस्कान के पीछे दर्द को आसानी से देखा जा सकता था। उसने जो शायरी बोली थी उसका अर्थ साक्षी और नीलू को बखूबी समझ में आ रहा था। उनकी आंखों में भी पानी तैर रहा था। वो सिर्फ शायरी नहीं, उसके दिल के जज्बात थे। बाहर शायद अब मौसम खराब हो गया था। बिजली जोरों से कड़क रही थी। हवाएं भी अपने जोर पर थी। आंसू आंसू ने क्या शायरी बोली है यार, मतलब सबको अपनी शायरी में ही मोह लिया, किसी ने उससे नजरें भी नहीं हटाई। तन्नू बोले। बोलकर साक्षी ने आहें भरी। बहुत हार्ट ब्रेकिंग सा नहीं लगा? एक एक लाइन ना इमोशनल बोली, एकदम दिल पे लगा। अब की नीलू ने कहा, पता नहीं क्या फील कर रहा था,
स्कूल में कभी ऐसे नहीं था। बहुत सेट भी नजर आ रहा था। और याद है, एग्जाम के 1-2 महीने पहले कितना डिस्टर्ब लगता था। मैं भी डिप्रेशन, तन्नू ने कहा। अरे क्या लगा रखी है? अरे तुम भी तो कुछ बोलो। कब से गुमसुम सी खड़ी हो? तन्नू चिढ़कर बोले। साक्षी ने कहा, अरे नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी तो इसीलिए। अच्छा, ये भी सोच रही थी? तन्नू ने नीलू की तरफ इशारा करके पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी सोच रही थी। क्योंकि मैं सोच रही थी, मतलब मैं सोच रही हूँ। मतलब मैं सोच नहीं सकती, नीलू हड़बड़ाकर बोली। तन्नू ने दोनों को घूरा और अपना सिर हिलाते हुए बोले, तुम दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। खैर, मुझे चलना है। पर उफ, ये बारिश, इसको भी अभी आना था। लगता है इनको भी आशुतोष की सारियां सुनकर दुख हो रहा है, इसलिए बरस पड़े। नीलू धीरे से बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके गाइस, मैं चलती हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं। इतनी बारिश में? साक्षी बोले। मुझे कुछ काम भी है और ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ओके बाय, बोलकर तन्नू चली जाती है। थोड़ी देर खामोशी के बाद नीलू बोली, तेरा मन नहीं करता जाने का? आखिर ये कैसे हुआ? सब ठीक तो जा रहा था और अचानक नेहा की शादी। जाना तो चाहती हूँ, मगर बताए भी तो कौन? मुझे नहीं लगता कि तन्नू नेहा के क्लोज रहकर भी कुछ जानती होगी। और बाकी लड़कियों को वैसे भी कुछ पता नहीं। बचे हम, जो जानते तो थे कि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन उसके आगे तो हमें भी मालूम नहीं। साक्षी बोली, पर क्या वजह रही होगी शादी की? और आशुतोष ने कुछ नहीं किया? किसे पता? एक इंसान है जो हमें सब बता सकता है। कौन? साक्षी जल्दी बोलो। साक्षी जल्दी से बोली, खुद आशुतोष। एक वही है ना जिसे शुरू से अंत तक सब मालूम होगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? और वोट? तुम आशुतोष से पूछोगी, जो सिर्फ अपने बर्थडे पर चॉकलेट देते वक्त हमसे बोला था? इट्स क्रेजी। तो तू बता क्या करें? सच में? हाँ, लेट्स फिनिश इट। खत्म करते हैं। अब नहीं सोचेंगे उसके बारे में। ये कहानी ही खत्म करते हैं ना? क्या इतनी आसानी से सब खत्म हो जाता है? इससे ही दो प्यार करने वालों को भुला दिया जाता है? नीलू ने कहा, जरूरी नहीं हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी भी अमर रहती है। उनके एहसास दिलों में जिंदा रहने चाहिए। राधा कृष्ण, उन्होंने भी तो एक दूसरे को चाहा था। वो तो खुद ईश्वर के स्वरूप थे। पर तकदीर को वो भी अपने आप नहीं बदल सकते। पर तकदीर को वो भी अपनी नहीं बदल सके। तो क्या दुनिया उन्हें आज तक नहीं जानती? नीलू खामोशी से बोले, मुझे भी नेहा की बहुत याद आती है। पर क्या करूं, याद आते हैं वो दिन जब हम साथ में लंच किया करते थे, साथ खेलते थे, साथ बैठते भी थे। लेकिन सब हमारे हाथ में नहीं। और नेहा, अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए हमें ये चैप्टर क्लोज करना होगा। अब वो एक नई दुनिया में है, हमसे आशुतोष से सबसे दूर। साक्षी ने समझाया, अब ज्यादा मुँह मत बना, चल चलते हैं। कहाँ, बारिश में? हाँ, क्या हुआ? आज भीग कर घर जाएंगे। आखिरी बार नेहा के साथ भीगी थी। किसने सोचा था कि वो भी एक बीती हुई सुनहरी याद बन जाएगी? साक्षी ने कहा और उसकी आंखें भर आई। मुझे समझाकर खुद रो पड़ी। भूल जा। मैं भी भूल गई। कॉलेज कैंप्स में आशुतोष खड़ा भीग रहा था, जैसे ये पानी की बूंदें उसे सुकून पहुंचा रही थी। उसने दोनों हाथ फैला रखे थे, मानो बारिश से आलिंगन कर रहा हो। आंसू, क्या कर रहा है? तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। एक लड़का आशुतोष के बाहें पकड़कर बोला, चल यहाँ से, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। रुक ना, बस थोड़ी देर चलते हैं फिर। आशुतोष बोला, नहीं, अभी अभी तेरा फीवर ठीक हुआ है, इसे भीगना सही नहीं है। चल, आंटी को पता चला तो तेरा साथ साथ मुझे भी कूट देगी। उसने बाहें खींचते हुए कहा, बस 5 मिनट यार, मेरी तन्हाई के यही तो साथी है। क्या बोल रहा है? मैं हूं ना तेरे संग। हाँ, है तो है। हाँ, ये तो है। बोलकर आशुतोष कुछ देर खामोश रहा। पता है, बारिश की सबसे अच्छी बात क्या होती है? क्या? जब हम रोते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। ये बारिश की बूंदें भी हमारा साथ देती है। तभी तेज की बिजली कड़की और पूरा आसमान उसकी रोशनी में नहा गया। बिजली के बाद से उसकी तंद्रा भी टूटी।
वो अपनी खिड़की के पास बैठी बाहर का नजारा देख रही थी। उसके हाथ में एक पेन और कॉपी भी। कभी कुछ लिखती तो कभी सामने बाहर देखने लगती। उसके आसपास बहुत से कागज के पन्ने बिखरे पड़े थे, जैसे उस पर कुछ लिख कर फाड़ा गया हो। फिर एक और बार बिजली चमकी, पर वो इस बार जरा भी ना सहमे। वो थी नेहा। अक्सर जब भी उसे घर के कामों में फुर्सत मिलता, अपनी खिड़की के पास बैठी रहती। अब उसका यही प्रिय काम था। फिर नेहा धीरे से मुस्कुराई और अपनी कॉपी पर नजर डाली, और उसने जो लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया। प्यार भरे नजारे याद बन गए। उसके इंतजार में हम तन्हा यहीं ठहर गए। इस दुनिया ने दिया गम का जु इस दुनिया ने दिया गम जुदाई का। हमारी हंसी के तराने गम के श्याम बन गए। दिल की हर धड़कन में उसी का नाम है। मेरे हर एक आंसू को उसी का इंतजार है। क्यों जुदा हो गई हम इन जहां में, हमें आज भी एक दूसरे से प्यार बेसुमार है। नेहा का पढ़ते पढ़ते गला भर आया और अपना सिर घुटनों के बीच छुपा कर रोने लगी। पर काश रोने से उसका दर्द कम हो जाता। एक बार फिर बिजली चमकी और बारिश तेज हो गई।